हेलो एवरीवन, रोहित रेलवे TM4 में आपका स्वागत है। इसमें दोस्तों साइंस के 40 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हैं। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। दोस्तों आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए कपड़ा में प आ रहा है इसलिए यहाँ भी प है तो अपकेंद्रीय हो जाएगा दोस्तों, अभिकेंद्रीय में नहीं मारना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सूर्य का चक्कर जो ग्रह लगाते हैं उसमें हम मान सकते हैं कि वो अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कपड़ा सुखाने वाला मशीन या दूध से दही निकालने वाला मशीन वो आपके अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। जो वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपके ध्रुवों पर यानी पोल पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के नियमों का प्रतिपादक है, यानी गति का नियम किसने दिया था, तो ये आपके न्यूटन ने जो कि गति के नियम दिए थे दोस्तों। और गति के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है दोस्तों, तो ये आपके पिलास, कैंची, हैंडपंप, ये तीनों और साइकिल का ब्रेक जो आता है दोस्तों और कील उखाड़ने वाला मशीन, ये सभी आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो जाएंगे। कौन कौन, पिलास, कैंची, हैंडपंप, साइकिल का ब्रेक और कील उखाड़ने वाला मशीन, ये तीनों आपके, ये 3 और 2 वो आपको याद रखना है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है, तो ये आपका सरोता आता है और नींबू निचोड़ने वाला मशीन, ये दोनों आपके द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं दोस्तों। सरोता और नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन आता है वो भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो आप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो आपका लोटनिक का मान जो कि सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है। गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है तो ये न्यूटन के प्रथम नियम को ही, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को पूरा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा पूरा देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वस्तु का भार शून्य होता है। वस्तु का भार कहाँ पर शून्य होता है, तो ये आपके केंद्र पर यानी सेंटर पर जो कि वस्तु का भार शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये रेखीय संवेग पर जेट इंजन कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है। पहला नंबर जानते हैं कि बस तो पहले विराम अवस्था में था, तो जब विराम अवस्था से जब चलेगा तो व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है दोस्तों, तो वो विराम के जड़त्व के कारण। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विराम के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की, यानी जो जड़त्व का नियम की खोज किसने किया था दोस्तों, तो ये आपका गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, तो ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं दोस्तों 10 न्यूटन दिया रहता है, ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, 9.8 न्यूटन। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है। प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परवलयाकार। अगला नंबर प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है और ये सेट नंबर
12 है। सेट नंबर 12 है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 11 तक सेट नंबर करा चुका हूं और उन सभी सेट में दोस्तों साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जाकर देखिए, प्लेलिस्ट उसका बना दिया हूं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और सभी वहाँ पर जितने भी प्लेलिस्ट है दोस्तों, वो सभी में बहुत ही बढ़िया शानदार शानदार प्रश्न है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की जो परिभाषा है दोस्तों किससे प्राप्त होती है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भार का मात्रक है। भार का मात्रक क्या है दोस्तों? तो ये आपका न्यूटन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। अगला प्रश्न है कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे जानते हैं कि F इक्वल टू होता है क्या? एम ए। F इक्वल टू एम ए होता है। F से हो गया आपका फोर्स, M से हो गया मास, A से हो गया एक्सेलरेशन। तो उसी से दोस्तों बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये न्यूटन के दूसरे गति के नियम से। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके न्यूटन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य गति के उदाहरण कौन है? प्रक्षेप्य गति के उदाहरण कौन है दोस्तों? तो ये धनुष से छूटा हुआ बाण और तोप से निकला हुआ गोला, ये दोनों प्रक्षेप्य गति के नियम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई क्या है? वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई क्या है? तो ये दोस्तों द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, द्रव्यमान। अगला नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का होता है। तो ये 1/6 गुना होता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1/6। अगर मान लेते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी भार का, किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, तो वही चंद्रमा पर इसका कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 600 करेंगे तो कट जाएगा, तो ये 100 यानी 100 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, 1/6 गुना। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? तो 1/81 गुना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कोण बनाता है। जब प्रक्षेप्य कोण होगा कितना? तो ये आपका 90 डिग्री। प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कोण होगा कितना? तो ये 90 डिग्री होगा तब। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? देख लीजिए दोस्तों, वो क्वेश्चन आ गया। तो ये आपका 100 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 100 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। तो वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपके संवेग कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी संवेग यानी P इक्वल टू होता है mv। P इक्वल टू क्या होता है? mv। P से होता है दोस्तों मोमेंटम, जिसको बोला जाता है त्वरण। m से हो गया आपका मास यानी द्रव्यमान, v से हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है आपका? mv। तो वही दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? तो ये दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रह, यानी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है? तो ग्रह करता है दोस्तों, यानी प्लेनेट करता है। तो वो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपके अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? सर्कस दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सर्कस में जो मौत का कुआं होता है और जो उसका खेल होता है वो किसका उदाहरण है? तो ये अपकेंद्रीय बल का दोस्तों, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? तो ये आपका अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वाहनों में
स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में स्नेहकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घर्षण को कम करने के लिए। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण को प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए? तो ये 45 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये आपका तृतीय श्रेणी का उदाहरण है दोस्तों, चिमटा। ठीक है, चिमटा याद रखिएगा कि चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये आपका तृतीय श्रेणी का, और पिलास आपका प्रथम श्रेणी का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कार्य बराबर होता है। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, या डी लिखिए, चाहे यहाँ पर एस लिखा जाता है दोस्तों। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, या डी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। वर्क इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका संवेग संरक्षण पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, तो ये विराम के जड़त्व के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि संवेग की बीमा होती है, जो संवेग की जो डायमेंशन होती है दोस्तों वो कितना होता है? तो ये MLT इनवर्स 1 होता है। MLT इनवर्स 1 होता है। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये MLT इनवर्स 2 नहीं करना है, MLT इनवर्स 1 करना है। आवेग जो होता है दोस्तों उसको इम्पल्स बोलते हैं। आवेग हो गया, आवेग को इम्पल्स इंग्लिश में बोला जाता है। तो आवेग और संवेग दोनों का बीमा एक ही होता है, MLT इनवर्स 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वस्तु का भार कम होता है। वस्तु का भार सबसे कम कहाँ पर होता है? तो ये आपका विषुवत रेखा पर। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? तो पोल पर, यानी ध्रुव पर। और शून्य कहाँ पर होगा? तो केंद्र पर। ठीक है, शून्य कहाँ पर होगा? तो केंद्र पर। और सबसे कम कहाँ पर होगा? तो ये विषुवत रेखा पर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग को ऐसे ही डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहेगा। और जिस भी बुक से बोलिएगा आप लोग सेट प्रैक्टिस करने का दोस्तों, मैं उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।